आज का क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टेप्स टू स्टे इन द सेम प्लेस। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, पहला एरे लेंथ, दूसरा स्टेप्स। अब एरे लेंथ, किसी भी रैंडम एरे की हमें लेंथ गिवन है। हमें नहीं पता कि उस एरे में क्या एलिमेंट्स हैं, उनकी क्या वैल्यू है, बट हमें इतना पता है कि उस एरे की लेंथ कितनी है। और ये दिया हुआ है कि हमें एक पॉइंटर पता है जो कि उसके 0th इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। हम कुछ मूव्स परफॉर्म कर सकते हैं इस पॉइंटर की मदद से। हम उस पॉइंटर को या फिर तो राइट में मूव कर सकते हैं या लेफ्ट में मूव कर सकते हैं या उसे सेम इंडेक्स पे ही स्टे करवा सकते हैं। अब कितने मूव्स करने हैं इसकी भी बाउंडेशन है। हमें एग्जैक्टली स्टेप्स, जो कि वेरिएबल हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, हमें जितने भी स्टेप्स गिवन होंगे हमें एग्जैक्टली उतने ही स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। अब हमारी मर्जी है कि किसी पर्टिकुलर स्टेप में हम उस पॉइंटर को लेफ्ट में मूव कराएं, राइट में मूव कराएं या सेम इंडेक्स पे ही रखें। बस एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमारा पॉइंटर एरे के इंडेक्सेस के बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब 0 टू एरे की लेंथ -1, इस इंडेक्सेस की रेंज होती है हमारे पास एरे में। हमारा पॉइंटर इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखते हुए हम एक पर्टिकुलर स्टेप में कोई भी मूव परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमें बताना है कि अगर हमें एक ऐसा मूव परफॉर्म करना है या कुछ एक ऐसा वे यूटिलाइज करना है जिससे कि अगर हम 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं एंड इतने नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद हम वापस 0th इंडेक्स पे ही आ जाएं। इसके कितने वेज हो सकते हैं? मतलब 0th इंडेक्स से स्टार्ट करके हमें वापस 0 पे ही आना है। इसके हमें नंबर ऑफ वेज बताने हैं। एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं इसे। सपोज क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हम 3 स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं और एरे की लेंथ है 2। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं जिनमें कि 0 से स्टार्ट करके हम वापस 0 पे ही आ जाएं। अब मुझे पता है कि स्टार्ट मुझे 0th इंडेक्स से करना है। अब अगर मैं 0th इंडेक्स पे हूँ, मुझे पता है मैं लेफ्ट में तो मूव कर नहीं सकती, बिकॉज 0 के लेफ्ट में तो कोई और एलिमेंट होगा नहीं। तो मेरे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, या फिर तो मैं अपने पॉइंटर को राइट में मूव कराऊं या मैं अपने पॉइंटर को उसी इंडेक्स पे रखूं। तो सपोज पहले वे में मैंने अपने पॉइंटर को राइट को मूव कराया, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या हो सकता है? 1 स्टेप मेरा यूटिलाइज हो गया, मैंने अपने पॉइंटर को राइट में मूव करा दिया। सेकेंड मूव में मैंने उसे लेफ्ट में मूव करा दिया एंड थर्ड में मैंने उसे सेम 0th इंडेक्स पे ही रखा। तो इस तरह मैंने 0 से स्टार्ट किया और मैं वापस 0 पे ही आ गई। ये हो गया वन पॉसिबल वे। सेकेंड वे क्या हो सकता है? मैंने 0 से स्टार्ट किया, 0 पे ही रही फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में मैं राइट में चली गई, थर्ड स्टेप में मैं लेफ्ट में वापस आ गई। ये एक दूसरा वे हो गया जिससे कि मैंने 0 से स्टार्ट किया और मैं 0 पे ही वापस आ गई। थर्ड पॉसिबल वे क्या हो सकता है कि मैंने 0 से स्टार्ट किया, राइट पे चली गई एंड देन उसके बाद मैं राइट पे ही स्टे किया, सेकंड स्टेप हो गया, देन मैं वापस लेफ्ट पे आ गई। तो ये थर्ड पॉसिबल वे हो गया मेरे पास। फोर्थ पॉसिबल वे क्या हो सकता है कि मैं 0 पे थी, सेकंड स्टेप पे भी मैं 0 पे ही रही, थर्ड स्टेप पे भी मैं 0 पे ही रही। तो ये हो गया मेरे पास फोर्थ पॉसिबल वे। तो इस तरह मुझे नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिनमें कि मैं 0 से स्टार्ट करके 0 पे ही रहूं। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका हो सकता है? क्योंकि मुझे हर एक पॉसिबल मूव बताना है जो कि आंसर में इंक्लूड हो सकता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से मूव करने की, मैं उन सबको चेक करूंगी। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है मेरा पॉइंटर, देन उस पर्टिकुलर इंडेक्स से मैं क्या क्या मूव्स कर सकती हूँ मैं वो सभी चेक करूंगी। एंड उसके बाद जब मेरे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, एट लास्ट मैं चेक करूंगी कि अब मेरा पॉइंटर कहाँ पर है। अगर तो मेरा पॉइंटर 0 को पॉइंट कर रहा होगा, देन आई कैन ऐड दैट वे इनटू माय आंसर। बट अगर ऐसा होता है कि मैंने अपने स्टेप्स परफॉर्म कर लिए बट अब मेरा पॉइंटर 0 की जगह किसी और इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, देन वो पॉसिबिलिटी या वो वे मैं अपने आंसर में ऐड नहीं करूंगी। अब अगर मुझे सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है तो मुझे रिकर्जन का यूज करना पड़ेगा। तो जो भी मेरा रिकर्सिव फंक्शन होगा उसमें मैं दो पैरामीटर्स पास करती हूँ। पहला तो कि प्रेजेंटली मैं किस इंडेक्स पे हूँ, सेकंड मेरे पास कितने स्टेप्स हैं जो कि मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ एट प्रेजेंट।
तो एट प्रेजेंट जब मैं स्टार्ट करूंगी मूव करना, मैं 0th इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा मेरा पॉइंटर, एंड स्टेप्स मेरे पास कुछ भी गिवन होंगे जो कि क्वेश्चन में होंगे। अब जब भी मैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को पॉइंट कर रही हूँ, मेरे पास 3 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। पहला, या फिर तो मैं लेफ्ट में मूव कर सकती हूँ, दूसरा मैं सेम इंडेक्स पे स्टे कर सकती हूँ, तीसरा मैं राइट में मूव कर सकती हूँ। अब अगर मुझे लेफ्ट में मूव करना है तो लेफ्ट में मूव करने से पहले मुझे एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्या जो मेरा प्रेजेंट इंडेक्स है वो 0 से बड़ा है। अगर वो 0 से बड़ा नहीं है, यानी कि वो 0 के इक्वल है, तो मैं लेफ्ट में मूव नहीं कर सकती, बिकॉज लेफ्ट 0 के लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं होता एरे में, तो वो स्टेप में परफॉर्म लेफ्ट में मैं मूव नहीं कर सकती। सेकंड, क्या मैं सेम इंडेक्स पे रह सकती हूँ? यस, ये तो हर एक केस में पॉसिबल है, बिकॉज मैं अपना पॉइंटर आउट ऑफ बाउंड जाने ही नहीं दे रही, तो इस वाले मूव को परफॉर्म करने के लिए मुझे कोई भी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा एरे के रेंज में ही रहूंगी। थर्ड मूव जो मैं एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे परफॉर्म कर सकती हूँ, क्या मैं राइट में मूव कर सकती हूँ? अब राइट में मूव करने के लिए भी मुझे एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि मेरा इंडेक्स एरे की लेंथ -1 से छोटा होना चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर मैं ऑलरेडी लास्ट पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है मेरा पॉइंटर, देन उससे ज्यादा राइट में तो मैं नहीं जा सकती, इससे मैं एरे की बाउंड से बाहर चली जाऊंगी। तो मैं राइट में सिर्फ तभी मूव कर सकती हूँ अगर मेरे प्रेजेंट इंडेक्स के राइट में कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो हर एक इंडेक्स के लिए मुझे ये 3 पॉसिबिलिटीज चेक करनी है, एंड एट लास्ट जब मेरे सारे स्टेप्स परफॉर्म हो जाएंगे, और जैसे ही मैं कोई स्टेप परफॉर्म कर रही होंगी तो साथ ही साथ मैं स्टेप्स को डिक्रीमेंट करती जाऊंगी कि मेरा एक स्टेप हो चुका है, मेरा सेकंड स्टेप हो चुका है, और जब मेरे स्टेप्स इक्वल टू 0 हो जाएंगे, सारे स्टेप्स परफॉर्म हो जाएंगे, तो मैं चेक करूंगी कि मेरे इंडेक्स की वैल्यू क्या है। तो अगर तो मेरा इंडेक्स सारे स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद 0 पे ही है, देन मैं कह दूंगी दिस इज द वे दैट आई कैन ऐड टू माई आंसर। अदरवाइज उसकी अगर कोई और वैल्यू हुई तो मैं 0 रिटर्न कर दूंगी कि ये पॉसिबल वे नहीं है जिसे मैं अपने आंसर में ऐड कर सकूं। अब इसे कोड की फॉर्म में अगर देखें तो ये रहा मेरा रिकर्सिव फंक्शन। इसमें मैंने 2 पैरामीटर्स जो कि अपडेट होते रहेंगे, वो पहला तो इंडेक्स है, दूसरा स्टेप्स। अब ये मेरी एरे लेंथ है जिससे कि मैं चेक कर सकूं हर बार कि मेरा इंडेक्स बाउंड में तो है, और ये हो गया मेरा डीपी एरे। अब इसमें डीपी क्यों? बिकॉज इंडेक्स कॉमा स्टेप्स, एक पर्टिकुलर रिकर्सिव फंक्शन का कॉल दोबारा दोबारा रिपीट ना हो या दोबारा दोबारा मुझे रिकैलकुलेट ना करना पड़े, तो इस वजह से मैं डीपी वेक्टर का यूज कर रही हूँ, जिससे कि अगर आगे चल के कोई ऐसा फंक्शन कॉल आता है जिसे मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, तो मुझे उसे रीसॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, सीधा उसकी वैल्यू मैं डीपी एरे से उठा लूँ एंड रिटर्न कर दूँ। इससे मेरी नंबर ऑफ स्टेप्स और नंबर ऑफ फंक्शन कॉल सॉल्व करने वाली एक्सपोनेंशियली रिड्यूस हो जाएंगी, और मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स इनटू स्टेप्स के बराबर हो जाएगी। एंड यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरे लेंथ पे डिपेंड कर ही नहीं रही है, बिकॉज एरे की लेंथ भले कितनी भी हो, मैं तो मैक्सिमम स्टेप्स ही परफॉर्म कर सकती हूँ ना। अगर मुझे स्टेप्स ही 3 दिए हुए हैं तो चाहे एरे लेंथ 40 क्यों ना हो, मैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स ही परफॉर्म कर सकती हूँ एंड 3 आइट्रेशंस ही कर सकती हूँ। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरे की लेंथ पे डिपेंड कर ही नहीं रही है, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स पे डिपेंड कर रही है कि मुझे स्टेप्स कितने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मेरी बेस केस कंडीशन क्या होगी? अगर मेरे स्टेप्स 0 के बराबर हो गए, मतलब मैंने अपने सारे स्टेप्स परफॉर्म कर लिए, तो मैं फाइनली इंडेक्स इक्वल टू 0 रिटर्न कर दूंगी। मतलब अगर इस बुलियन इक्वेशन की वैल्यू 1 हुई, मतलब इंडेक्स 0 के बराबर हुआ, तो 1 रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज 0 रिटर्न हो जाएगा, कि वो मेरा केस ऐड करने के लिए सही नहीं है, इंडेक्स 0 नहीं है अगर वो 0 ना हुआ। अब फिर मैं चेक करूंगी कि कहीं जो पर्टिकुलर फंक्शन कॉल है मैं ऑलरेडी सॉल्व तो नहीं करी हुई है कि उसकी वैल्यू -1 के बराबर नहीं है, क्योंकि मैंने इसे इनिशियलाइज -1 से किया हुआ है। तो अगर ऐसा नहीं है तो मैं उसकी वैल्यू अगर ऑलरेडी सॉल्व की हुई है तो वो रिटर्न कर दूंगी, अदरवाइज मैं उसे सॉल्व करूंगी। तो मैंने एक आंसर वेरिएबल बना लिया, आंसर इक्वल टू 0। फिर मैंने चेक किया कि कहीं मैं 0 पे तो नहीं हूँ, तो मैं लेफ्ट में मूव नहीं कर सकती, बट अगर मैं नहीं हूँ तो मैंने फंक्शन कॉल कर दी लेफ्ट के लिए, देन मैंने फंक्शन कॉल की सेम इंडेक्स पे स्टे करने के लिए, एंड लास्ट पे मैंने चेक किया कि कहीं मैं लास्ट इंडेक्स पे तो नहीं हूँ। अगर मैं लास्ट इंडेक्स पे नहीं हूँ तो मैंने फंक्शन कॉल की राइट मूव करने के लिए, एंड एट लास्ट
सभी आंसर्स को मैं ऐड करती गई एंड रिटर्न कर दिया मैंने आंसर मॉड्यूलो n। अब मॉड्यूलो n हमें क्वेश्चन में गिवन है कि क्योंकि इसका आंसर बहुत लार्ज भी हो सकता है, तो इस वजह से हमें आंसर को हर बार मॉड्यूलो दिस नंबर करके रिटर्न करना है। तो यहाँ पे मैंने n इनिशियलाइज कर दिया एंड मॉड्यूलो करती गई। तो इस तरह हमने फंक्शन लिख लिया। एंड एट लास्ट एक चीज का और ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, क्या कि यहाँ पे जब हम डीपी एरे का साइज डिफाइन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर एरे की लेंथ नहीं लेनी है हमें कि हमारा इंडेक्स तो कहाँ से कहाँ मूव कर सकता है, 0 से लास्ट इंडेक्स तक मूव कर सकता है, बिकॉज यूजुअली इंडेक्स की रेंज क्या होती है 0 टू लास्ट इंडेक्स। बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में हमारा इंडेक्स जरूरी नहीं है कि लास्ट इंडेक्स तक जाएगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन स्टेप्स, क्योंकि अगर हमारे स्टेप्स ही लिमिटेड हैं, अगर हमारे स्टेप्स लेंथ से छोटे हैं, देन हाउ कैन वी रीच एट द लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। तो इस वजह से यहाँ पे हमें एरे लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है, उससे मेमोरी लिमिट एक्सीड भी आ सकता है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली हमारा जो साइज है डीपी एरे का वो स्टेप्स पे ही डिपेंड करेगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी स्टेप्स पे ही डिपेंड करेगी। इसे रन करके देख लेते हैं।